हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात पर। तो चलिए, ज्ञान की बात लेकर आया है आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें आज यानी कि 20 फरवरी को हम लोग देखने वाले हैं जो सेकंड शिफ्ट में परीक्षा हुआ है साइंस का यानी कि विज्ञान का, उसका संपूर्ण व्याख्या सहित आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको भी इंतज़ार होगा कि हम अपने क्वेश्चन को मिलाएं कि कितना आउटकम हमको मिला, आउटपुट मिला है ना, उससे आप प्रिडिक्ट कर पाइएगा, मतलब अनुमान लगा पाइएगा कि हमारा रिजल्ट कितना आने वाला है ना। तो चलिए, उसी क्रम में हम लोग फटाफट से आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं। जो हम लोगों का सेट कोड मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, ठीक है। सेट कोड क्या मिला हुआ है सर? ए मिला हुआ है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम अपना आंसर क्वेश्चन मिला लेते हैं। चलिए आंसर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आंसर मिलाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। अपने जो छोटे भाई, बड़े भाई या जो भी हैं उनके पास शेयर ज़रूर करें, ताकि सब दोस्त, सब बच्चा आंसर क्वेश्चन मिलाकर ये संतुष्ट हो लें कि हम कितना क्वेश्चन सही करके आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि पहला ही क्वेश्चन आज का है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? तो दूर बिंदु हम लोग बहुत अच्छे से किए हुए हैं, अनंत में है। क्या है? अनंत होता है। दूर बिंदु क्या होता है सर? अनंत होता है, ठीक है। नज़दीक बिंदु पूछता था 25 सेंटीमीटर होता है। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंब की प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, है ना। अगर देखिए ऋणात्मक कह रहा है, ऋणात्मक कहता है तो वास्तविक और उल्टा। ऋणात्मक कहने का मतलब क्या सर? अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर धनात्मक कहता है यानी कि उत्तल दर्पण, तब आपका ऑप्शन बी हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपका जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। दो का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो सर प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो जब हम लोग पढ़े थे बहुत अच्छे तरह से कि समतल दर्पण में अगर लंबवत पड़ती है तो अपने ही माध्यम में, जैसे यहाँ से अगर ये समतल दर्पण है और प्रकाश की किरण यहाँ से पड़ रही है तो इसी माध्यम में फिर रिटर्न हो जाती है, यानी कि एंगल का मान कितना हो सकता है सर? 0 डिग्री हो सकता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण अधिक प्रकीर्णित होता है? अधिक प्रकीर्णित होता है। तो हम लोग नीला रंग को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। नीला कलर जो होता है सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है। देखिए छठा क्या कह रहा है, वायु में अभिसारी लेंस है। तो वायु में अभिसारी लेंस कौन होता है सर? कांच में उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस को ही हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो 7 नंबर दिखाई दे रहा है वह है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, है ना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अपने क्लास में किस तरह से किए हुए थे सर? यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग को काला कर दिया जाए, काला कर दिया जाए यानी कि पेंट कर दिया जाए, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो हम लोग क्या पढ़े थे? तीव्रता कम हो जाएगी। सेम क्वेश्चन वही है, आधा टूट जाए चाहे आधा काला कर दिया जाए, है ना। यानी कि प्रतिबिंब जैसे है इतना, तो अगर इतना काला कर दिया जाए तो इतना को समझिए कि नहीं है, तो क्या होता है सर? तीव्रता कम हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा यानी कि विरल माध्यम से कांच यानी सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ती है सर? अभिलंब से दूर हो जाती है, अवलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब के समानांतर हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने जो एक एक क्लास किया है, फिजिक्स का जो बच्चा क्लास किया होगा, केमिस्ट्री का जो बच्चा क्लास किया होगा, और जो बच्चा बायोलॉजी का क्लास किया होगा, ठीक है, यकीन मानिए उससे एक भी प्रश्न नहीं छूटा होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो अब आपका एग्ज़ाम समाप्त हो गया है, उस वीडियो को देखिए और एक एक क्वेश्चन को इसमें से मिला लीजिए। जो हम लोग आधा आधा घंटा का 3 सेशन पढ़े हैं उसी से 90% क्वेश्चन उसी से पूछा हुआ है ना। जैसा कि ये भी क्वेश्चन है, अगर सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 8 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो बच्चा अगर वो तीनों सेशन देख के गया होगा, यकीन मानिए वो 3 सेशन से ही 90% क्वेश्चन आपका कवरअप हो जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक, ठीक है, तो वस्तु दूरी का मान क्या होगा, है ना। उत्पन्न
धनात्मक हैं, उत्पन्न आवर्धन का मान धनात्मक, तो वस्तु दूरी का मान क्या होगा? वस्तु दूरी का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ 10 से कम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? तो एक चीज़ आपको बता दें, पहले ये जानने के लिए, आंसर देने से लिए पहले ये चीज़ का आंसर आपको पता होना चाहिए, यानी कि फोकस से जब हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से आभासी बनता है एवं बड़ा बनता है। यानी कि प्रतिबिंब सर कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी प्रतिबिंब बड़ा बन गया वस्तु से। ठीक है, और जो आवर्धन होता है उस किसको कहते हैं सर? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब भी लिख देते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, या बटा वस्तु की ऊंचाई मतलब बी लिख देते हैं। तो प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है और वस्तु छोटा बन रहा है, तो मतलब बड़ा बटा छोटा क्या होता है? बड़ा ही होता है ना। तो इस तरह से आप आंसर टिक करके आइए होइएगा कि आवर्धन का मान क्या होता है सर? बढ़ता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित करता है ना। तो हम लोग बहुत अच्छे तरह से इसको जान रहे हैं कि सर स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित या रूपांतरित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये कहाँ से है सर? कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो आपका फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है उससे क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, तांबे की तार की एक कुंडली, तीसरा नहीं चौथा चैप्टर, आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो ये जो हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं सर, आधा परिभ्रमण हो जाता है, उसके बाद उसमें दिशा परिवर्तन हो जाता है। 12 का बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 का बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं 13 नंबर की तरफ, है ना। देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चिट्टी की प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, सीधा है और बढ़ता जा रहा है, तो चिट्टी की गति किस दिशा में होगी? तो अभी जो हम लोग 10 नंबर लगभग 11 क्वेश्चन किए हैं वह और ये 13 नंबर दोनों क्वेश्चन सेम है, तो क्या होगी सर? फोकस से ध्रुव की ओर आ रही है चिट्टी, है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 13 का बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? तो आँख का जो लेंस होता है वो पक्षमाभी मांसपेशियाँ, इंग्लिश पढ़िएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सिलियरी मस्कल्स जो होता है वह नियंत्रित करता है, सिलियरी मस्कल्स। तो इसलिए 14 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 का डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो जो बच्चा वो 1.5 घंटा वाला वीडियो देख के गया होगा, आधा घंटा का लगभग है, 40 मिनट का, वो बिल्कुल बना के आया होगा, है ना। उसमें हम लोग देखे हुए हैं प्रकीर्णन के कारण जो होता है कुछ बादलों का रंग उजला हो जाता है। 15 का बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सर इसको हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो जो पवन विद्युत जनित्र में कम से कम पवन की चाल होती है 15 किलोमीटर पर घंटा होती है। 15 किलोमीटर पर घंटा से अगर विद्युत की चाल कम है तो सर उसमें क्या नहीं निकलती है? बिजली नहीं पैदा कर सकते हैं हम, है ना। इसीलिए सी ऑप्शन 17 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय किस में प्रयुक्त होता है सर? तो डीसी मोटर में प्रयुक्त होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है धात्विक चालकता पदार्थ, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? किस कण की गति पर आश्रित है ना। धात्विक चालकता पदार्थ तो किस कण की गति पर आश्रित है सर? तो ये हम लोग बहुत अच्छे तरह से क्लास में किए हुए हैं कि जो भी गति प्रदान करता है वो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन ही करता है। इलेक्ट्रॉन हमको एकदम बखूबी याद है ना। तो 19 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बॉक्स टाइप और सौर कुकर के ऊपरी भाग जो होता है कांच का ढक्कन रहता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि इसे देखते रहते हैं हम। बिल्कुल नहीं सर, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोका जाता है। यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 का बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21 नंबर की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए 21 नंबर बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। जो बड़ा बच्चा अगर सेशन को बहुत अच्छे ढंग से देखा होगा
उसी से ये बना होगा क्वेश्चन, है ना। सब विद्यार्थी इसको लगभग नहीं बना पाया होगा, अगर बनाए हैं तो समझिए, यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि सभी बच्चा से नहीं बना होगा। तो समझिएगा, 2 मिनट समय दीजिए और समझ लीजिए कि कैसे ये क्वेश्चन बनता है, आगे आपको इंटरमीडिएट में काम आएगा। देखिए क्या कह रहा है, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 दूसरी प्रतिरोधक है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है सर? श्रेणी क्रम में। तो समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तो हमको तो सर इतना पता है कि जब श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध जुड़ता है तो डायरेक्ट दोनों जुड़ जाता है, यानी कि R टोटल कहें तो R1 + R2, इतना तो हम सबको पता है ना सर। जो इतना सब विद्यार्थी को पता होगा, ठीक है। R बराबर R1 + R2, ठीक है, ये मान के चलते हैं सबको पता है। चलिए, और एक चीज़ हम लोग क्या जानते हैं सर? देखिए एक चीज़ सर हम ये जानते हैं कि जो यहाँ पे देखिए शक्ति कह रहा है, P कह रहा है, तो P बराबर क्या होता है सर? W/T होता है। P बराबर W/T, और W बराबर क्या होता है सर? तो I² RT होता है, I² RT, और बटा में T है तो बटा में T से T कट जाएगा तो बचेगा क्या? I² बटे में R, I² अब इंटू में क्या? R, तो P बराबर I² × R हो गया, P बराबर I² इंटू में R हो गया, ठीक है सर। हम लिख लेते हैं P बराबर I² इंटू में R, ठीक है। और एक चीज़ हम जानते हैं V बराबर क्या होता है सर? IR होता है। तो यहाँ से I का मान निकालेंगे तो V बाटा में क्या लिख सकते हैं? R, V बटा R लिख सकते हैं ना। तो चलिए इसी को लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे V बाटा में R, स्क्वायर है तो स्क्वायर I की जगह पर लिख लिए, इंटू में R है तो R लिख लिए, ठीक है। अब देखिए ऊपर V² हो जाएगा और नीचे R² हो जाएगा, तो ये एक बार से एक बार कट जाएगा, नीचे में एक बार बचेगा, है ना। तो देखिए P बराबर क्या होगा? P बराबर V² बटा में R, तो P बराबर V² बटा में क्या सर? R, ठीक है। तो यहाँ से R का मान हमको चाहिए, तो R यहाँ से उठ के अब यहाँ आ जाएगा और ये P यहाँ चल जाएगा, है ना, यही ना। तो देखिए अब क्या होता है, देखिए यहाँ आ जाएगा आपका R और यहाँ आ जाएगा P। तो हमको क्या निकालना था? R1 + R2, तो ये R1 लिखेंगे तो यहाँ V1 हो जाएगा, यहाँ P1 हो जाएगा, तो V1² बटा P1 प्लस V2² बटा P2। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। समतुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा सर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 21 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए समझ के पढ़िएगा। साइंस है भाई, साइंस है, आर्ट्स नहीं है कि आप रट लीजिएगा काम चल जाएगा। साइंस है, मैथ है, एक बार समझ लीजिएगा, यकीन मानिए पूरे ज़िंदगी तक नहीं भूल पाइएगा। अगर रटे हैं तो भाई भूल पाइएगा, है ना, लेकिन एक बार समझ लीजिएगा तो पूरे ज़िंदगी काम देगा, है ना। जब तक पढ़िएगा, जब ये आएगा समझे रहिएगा, बना दीजिएगा फटाक से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आकृति कितनी होती है, आवृत्ति कितनी होती है? तो ये हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं सर कि 50 हर्ट्ज पे काम करता है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है ना, सबसे कम कह रहा है। तो देखिए तारपीन का याद होना चाहिए, बेंजीन का, किरोसिन का और पानी का, है ना। सबका अगर याद होगा तो आप बना पाइएगा। देखिए पानी का जो होता है 1.33 होता है, तारपीन का लगभग 1.5 के आसपास होता है, बेंजीन का 1.6 और किरोसिन का भी 1.5 के आसपास होता है। तो सबसे कम इसमें देखिएगा तो पानी का ही होता है, इसीलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 23 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो सर ये हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से 5 सतहों से घिरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किलोवाट घंटा जो है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो देखिए बहुत अच्छे तरह से इसको हम लोग क्लास में किए हुए हैं। 1.5 घंटा वाला जो भी वीडियो देखा होगा, आधा घंटा का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का वीडियो है, उसी से आपका लगभग सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि मानव की आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है सर? तो पुतली के द्वारा। जैसे आँख, अब जैसे एक एग्जांपल के देते हैं, जब आप सूर्य को देखते हैं, ये जूम कीजिएगा थोड़ा सा, सुनिए और ये जूम कीजिए। जब आप सूर्य को देखते हैं तो आपकी पुतली एकदम से बंद हो जाती है, अपने आप बंद हो जाती है, पुतली ही ना जी। तो प्रकाश को कौन नियंत्रित कर रहा है? इस तरह भी आप गलत नहीं किए होइएगा, है ना। तो पुतली ही सर नियंत्रित कर रहा है, इसीलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 26 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है कौन? नाभिकीय ऊर्जा स्रोत,
भूतापीय ऊर्जा स्रोत या जैव मास या बायोमास, तो यही हो जाएगा सर जैवमास या बायोमास। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 27 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये केमिस्ट्री से है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है सर, तो 2n²। तो देखते ही उड़ा देंगे, है ना। जो बच्चा अगर क्लास किया होगा मेरा वो तो देखते ही उड़ा देगा इसको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, सबसे सरल यौगिक कह रहा है, तो ये तो देख के बता देंगे सर मीथेन होगा। ए नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, तो गलनांक पूछ रहा है ना। सोडियम का सर सबसे कम होता है। ए नंबर 30 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आगे क्या कह रहा है, सोना का परमाणु संख्या, ये तो सोना होना ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, 79 होगा सर, है ना। 79 सोना का परमाणु संख्या कितना होता है सर, 79 होता है, 7-9। ठीक है, सी ऑप्शन 31 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लवण बता दीजिए, लवण कौन है इनमें से, तो ये भी क्या है भास्मिक है, ये भास्मिक है, और ये क्या है, ये सर अम्लीय है। तो एक ही तो लवण बच रहा है HCl, ठीक है, वो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 32 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑक्जेलिक अम्ल कह रहा है दोस्त, ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है सर, टमाटर देता है ना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 33 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें सहसंयोजक आबंध बताना है, कितना होता है 7, 8, 9, 10। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ इसको आप संरचना सूत्र बना देते तो आपसे बन जाता। क्या करना था दोस्त, संरचना सूत्र बना देते तो आपसे बन जाता। देखिए संरचना सूत्र कैसे बनाते, 3 गो कार्बन है तो 1, 2, 3, ठीक है, और सब में हाइड्रोजन जोड़ देते, एक एक सब में हाइड्रोजन जोड़ना था। अब जो डैश डैश दिया हुआ है इस तरह से, इसी को गन लेना है। तो गन लीजिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितना हुआ दोस्त, 10। इसीलिए हम इसको बिल्कुल सही जवाब कर सकते हैं, कितना सर 10। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 34 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए 35 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, 35 नंबर कह रहा है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षित करता है। बहुत ही मज़ा आ रहा होगा उस विद्यार्थी को जो वो वीडियो देख के गया होगा, क्लास करके गया होगा, यकीन मानिए वो बहुत मुस्कुराते हुए एग्जामिनेशन हॉल से निकल रहा होगा, है ना। जो वीडियो देख लिया है वो तो मुस्कुरा रहा है, लेकिन अगर जो बच्चा को यकीन नहीं हो रहा है कि सर सच में झूठ बोल रहे हैं कि सही में बोल रहे हैं, तो आप जाकर वीडियो देखिए, इसी चैनल पे है, ठीक है ना। आपको यकीन हो जाएगा कि वास्तव में कितना झूठ बोल रहे हैं या कितना सच बोल रहे हैं, है ना। सिर्फ फेंकने वाला बात नहीं होता है, आप वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा खुद ब खुद, है ना। आप उतना होशियार हो चुके हैं, उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है, तो याद रखना है क्या सर, ब्रोमीन। ब्रोमीन बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 36 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, निम्नांकित में कौन उपधातु है, उपधातु पूछ रहा है सर, तो ये डी ऑप्शन AS जो होता है उपधातु है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CaCO3 ये टूट रहा है, मतलब टूट रहा है मतलब विखंडन हो रहा है इसका, है ना, विखंडन वियोजन हो रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, संतुलित समीकरण, है ना। संतुलित यानी दोनों ओर तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए सर, बराबर होना चाहिए। मतलब समीकरण के दोनों ओर, इस ओर और इस ओर तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए तो संतुलित होता है, नहीं तो असंतुलित हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ मैग्नीशियम एगो है, ऑक्सीजन 2 गो है, एगो है, ये हो नहीं सकता। देखिए जिंक एगो है, इधर भी एगो है, हाइड्रोजन 2 गो है, इधर भी 2 गो है, SO4 एगो है, SO4 एगो है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। सर ये किसको कैसे भूल सकते हैं हम, 40 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। कौन सा लॉ है भाई, आर्हेनियस द्वारा अम्ल भस्म का नियम जो है, वहीं से क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट पूछ लिया है कि अम्ल को कैसे परिभाषित करते हैं, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है ना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 41 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 नंबर। देखिए 42 कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल पूछ रहा है दोस्तों, दुर्बल पूछ रहा है।
प्रबल नहीं, दुर्बल। दुर्बल कौन होता है? तो OH वाला है ना, COH वाला, CH3COH क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा सर, है ना। हम लोग ट्रिक से पढ़े थे, इसको देखे थे। देखिए क्या कह रहा है, सिल्वर आयोडाइड का रंग, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है सर? पीला होता है। इसको हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, सिल्वर आयोडाइड, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है सर? हीरा का, सॉरी, कार्बन का अपरूप जो होता है हीरा और ग्रेफाइट, उसमें जो हीरा होता है सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, इसीलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये आप बिल्कुल गलत करके नहीं आइए होइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मिलाते रहिए और अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस विद्यार्थी का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। 45 नंबर क्या कह रहा है, कार्बन के कितने रवादार अपरूप, देखिए दोस्त क्या कह रहा है, रवादार अपरूप। अगर ये रवादार को ना लगाकर, सॉरी, अगर ये रवादार ना लगाकर सीधे अपरूप पूछता कितने अपरूप, तब तो 2 टिक कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन दोस्त इसमें थोड़ा सा खेला हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन में खेला क्या हो गया है, यूँ समझिए, कार्बन के कितने रवादार अपरूप पूछ दिया है। क्या पूछा है दोस्त? रवादार अपरूप। तो कितने होते हैं सर? 3 अपरूप होते हैं, ठीक है, 3। अब पूछिएगा कौन कौन सर? तो जो हीरा और ग्रेफाइट तो सब कोई जानता है, जो कार्बन के दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट, लेकिन इसमें तीसरा जो आ जाता है फुलेरिन, वो हो जाता है इसमें, ठीक है, इसीलिए 3 हो जाता है रवादार अपरूप। उम्मीद करते हैं समझ लिए होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जिंक ब्लेड से कौन सा धातु, तो सर जिंक ब्लेड से जिंक, ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो देखिए हम लोग संरचना सूत्र के द्वारा भी इसको पढ़े थे कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, और बाहरी कक्षा में कितना सर? तो 3, तो ये 3 हो गया। कितना आसान चीज़ है ना, इसीलिए आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 47 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला कह रहा है एल्काइन, आइन वाला है ना, आइन वाला में क्या होता है, एन इन आइन, है ना, -2, ठीक है, एन रहता तो +2, इन रहता तो बराबर, मतलब CnH2n, और आइन हो गया तो -2 वाला हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 48 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है ना। आवर्त सारणी के, क्या पूछ रहा है दोस्त, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता, हाँ सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है सर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसको कैसे भूल सकते हैं सर, है ना, हम शराबी हैं, शराबी हैं। ए नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, एथेनॉल, सबको याद होगा, है ना। देखिए 50 का ए बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग, है ना, तृतीय वर्ग में सर तो 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है ना, सौर सेल में किसका उपयोग, तो सिलिकॉन का उपयोग होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 52 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 287, तो परमाणु संख्या पूछ रहा है, इसी को तो जोड़ लेना है, कितना आसान चीज़ है, 17। ये तो कोई विद्यार्थी गलत नहीं किया होगा, उम्मीद करते हैं, है ना, किसी विद्यार्थी का गलत नहीं हुआ होगा। 53 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरालीमीन किस धातु का मिश्र धातु है। तो देखिए हम लोग मिश्र धातु आपको 5-6 लिखाए थे, जैसे किस किस चीज़ का लिखाए थे, ड्यूरामीन का लिखाए थे और 2-3 लिखाए थे, है ना, जैसे जिंक कॉपर मिला के क्या बनाता है ना, ये सब उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है ना। सी ऑप्शन 54 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। सोडियम सल्फेट Na3PO4, Na3PO4 होता है। देखिए Na3PO4, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है सर, नेफ्रॉन, ये तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, है ना। 56 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 56 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है सर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 57 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल
सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बाघ उपभोक्ता है किस प्रकार का? किस पोषी स्तर का? तृतीय पोषी स्तर का, है ना। पहला का स्तर का क्या हो जाएगा? जो स्वयं मतलब घास वगैरह हो जाता है ना, जो घास उसको खाते हैं वो, और तीसरा में हो जाता है जो मतलब मांसाहारी खाते हैं वो तृतीय पोषी। बाघ क्या है? मांसाहारी है सर, तृतीयक, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव का उद्भव स्थान कहाँ से है सर? मानव का उद्भव स्थान जो है अफ्रीका से माना जाता है। 59 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है, अगर जो बच्चा जो विद्यार्थी सेशन को पढ़ के गया होगा, करके गया होगा, वो तो एकदम एग्जामिनेशन हॉल से मुस्कुराते हुए निकल रहा होगा। लेकिन जो विद्यार्थी अगर मेरे, ऐसा नहीं है कि मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप नहीं बनाए होंगे, लेकिन क्वेश्चन एकदम मज़ेदार लेवल का है ना। उम्मीद करते हैं सब बच्चा का 48, 49, 50 से कम सही नहीं होगा, ठीक है। 48, 49, 50 तो आप करके ही आई होइएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी 48, 49, 50, 50 के मतलब दिमाग में है, इसीलिए 38, 39, 40 तो आप जरूर करके आए होइएगा, है ना, चूँकि 40 नंबर का ही ना क्वेश्चन है दोस्त, है ना, 40 नंबर का ही क्वेश्चन है। 80 में 40 आपको बनाना है ना, तो 38, 39, 40 तो हर एक बच्चा को सही होना ही चाहिए, है ना। इस लेवल का क्वेश्चन हम कराए हुए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कर्माकुंचन गति पाई जाती है। कर्माकुंचन गति पाई जाती है। कर्माकुंचन गति किसमें पाई जाती है? तो कर्माकुंचन कहाँ पाई जाती है? तब पहले ये सोचिए कर्माकुंचन होता क्या है। इसी के द्वारा सर तो भोजन अंदर जाता है पेट में, है ना। और कहाँ होता है? तो गर्दनी में होता है, गला में होता है ना, जो गला है ना घेंट, उसी में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिवहन तंत्र कहाँ पाया जाता है सर? तितली में पाया जाता है ना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन होता है सर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव में ऑटोसोम कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो 22 जोड़ी, और जो 23वां जोड़ी होती है उसी को हम लोग लिंग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो ऑटोसोम पूछा हुआ है, तो ऐसा नहीं 23 जोड़ी मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। 22 जोड़ी को ही ऑटोसोम कहा जाता है, और 23वां जोड़ी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम की सबसे प्रभावी रंग क्या है सर? तो लाल रंग सबसे प्रभावी रंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत का अवक्षय कौन करता है? तो CFC हम कितने बार बताए हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 65 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फटाफट से हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं बिना बिल्कुल कम समय में बेहतर तरीके से। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये किस में होता है सर? ईस्ट में होता है। डी ऑप्शन 66 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? पादप हार्मोन का उदाहरण पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन यार, पादप हार्मोन का एक उदाहरण IAA, TSH, ACH या ACTH। ये कैसा क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा है दोस्त, अपने तरफ से एक बार इसको कंफर्म हो लीजिएगा, ठीक है। समय ज़्यादा लग जाएगा सोचने में, हम नहीं चाहते कि समय आपका व्यर्थ हो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। आलू में कायिक प्रवर्धन जड़ द्वारा, बीज द्वारा, फल द्वारा या तना द्वारा होता है? आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? हाँ, तना द्वारा होता है, ठीक है। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 59 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रिला पाया जाता है ना। हाइड्रिला किस में पाया जाता है? हाइड्रिला किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन है ना। देखिए हाइड्रिला वृक्ष में पाया जाता है ना। जल मृदा वृक्ष में पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 69 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए एक व्यक्ति में सिस्टोलिक रक्तचाप, सिस्टोलिक बाटा डायलोस्टिक होता है ना। सिस्टोलिक बाटा डायलोस्टिक होता है 120 बटा कितना सर? 80 होता है। 120 बटा 80, और इसी को हम लोग रक्तचाप कहते हैं ना जी। ये हम लोग बहुत अच्छे तरह से क्लास में किए हुए हैं, है ना। सिस्टोलिक बटा डायलोस्टिक, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120 mmHg होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है 71 नंबर क्वेश्चन में, उभयलिंगी जीव का उदाहरण। उभयलिंगी यानी हाइड्रा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 71 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है कि मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है सर? तो गिल्स द्वारा होता है। इसको हम कैसे भूल सकते हैं? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 72 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं।
बिल्कुल अपने लक्ष्य के करीब हैं। देखिए क्या कह रहा है, वृक्क की सहायता से प्रदान करता है, वृक्क सहायता प्रदान करता है किसमें सर, उत्सर्जन में, है ना, उत्सर्जन में, यानी कि जो भी अवांछनीय पदार्थ हमारे शरीर के अंदर होता है उसको बाहर निकालने में मदद करता है, उत्सर्जन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ कब होता है सर, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है, जब सूर्य उपस्थित हो, है ना। सूर्य कब उपस्थित होता है, केवल दिन में, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 74 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सिनैप्टिक्स नॉब्स पाया जाता है। सिनैप्टिक्स नॉब्स जो है किस में पाया जाता है, तो ये नॉब्स जो पाया जाता है मस्तिष्क में पाया जाता है। नॉब्स से ही आप पकड़ लीजिएगा, नॉब्स समझ सुने होइएगा आप, है ना, उसी से पकड़ लीजिएगा कि मस्तिष्क में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 75 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, निम्न में सबसे तेज धड़कन, हृदय धड़कन किसका होता है सर, तो चूहा का होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। ईंधन कोशिकीय ईंधन यानी कि हमको चलाने के लिए, हमको कहने का मतलब हमको, आपको, सबको चलाने के लिए, मनुष्य रूपी ये जो भी जीव जंतु है उसको चलाने के लिए क्या चाहिए सर, ग्लूकोज चाहिए। और ग्लूकोज को क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन कहते हैं। 77 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। जो बच्चा अगर वो सेशन तीनों वीडियो जो आधा घंटा या 40 मिनट का वीडियो है वो देख के गया होगा, वो एकदम मुस्कुराते हुए निकल रहा होगा, यकीन मानिए। और ये हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख कर बताएं, ठीक है। और लास्ट में ये बताएं कि आप काउंट कीजिए और कितना क्वेश्चन आपका सही हो पा रहा है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर हमको 40 में इतना नंबर आ गया, मतलब 40 में इतना ऑब्जेक्टिव हम सही करके आए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एटीपी में फास्फोरस की संख्या, फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, तो सर एटीपी में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, उत्सर्जी अंग, हम भी उत्सर्जी अंग पढ़ लिए थे, सिर्फ उत्सर्जी अंग नहीं है। क्या कह रहा है, नहीं है ना। तो फेफड़ा है, वृक्क है, त्वचा है, लेकिन अग्नाशय जो है नहीं है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपने सेशन का है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है सर, पीनियल ग्रंथि। इसको बहुत अच्छे तरह से हम लोग क्लास में डील किए हुए हैं, है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आया होगा, मददगार साबित होगा आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है वीडियो को देखने में, अच्छा वीडियो लग रहा है, महसूस हो रहा है, तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर सेशन में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और एक लास्ट चीज़, आपका कितना सही हो पाया उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर इतना सही हो पाया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।